हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में जो है हमारा अभी फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, जो कि है वर्णमाला। ठीक है। तो वर्णमाला में जो है वो हम लोग स्वर तो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्यंजन ध्वनियाँ। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्यंजन ध्वनियाँ। तो हम यहाँ पे व्यंजन ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी क्या परिभाषा है। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। किसे व्यंजन कहते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, अर्थात बिना स्वरों की सहायता के इनका उच्चारण असंभव है। जो व्यंजनों का उच्चारण है वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं हो सकता। ठीक है। हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन है। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं। सबसे ऊपर जो पहला वाला पेज मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको अलग अलग तरीके के व्यंजन पढ़ाए थे ना, कि कुल व्यंजन कितने होते हैं। तो उसी में से ये है, हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन हैं। अब ये वर्ग हैं। वर्ग कितने हैं। 5 वर्ग हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ग होता है वो कौन सा वर्ग होता है। वो क वर्ग होता है। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। क ख ग घ अण। क ख ग घ अण। ठीक है, 5 ही हो गए। उसके बाद जो हमारा वर्ग आता है वो कौन सा वर्ग आता है। च वर्ग आता है। तो च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। च छ ज च अण। च छ। च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। च छ ज झ ण। ठीक है, 5 ही हो गए। इसके बाद कौन सा वर्ग आता है। इसके बाद आता है ट वर्ग। तो ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। ट ठ ड ढ ण। ट ठ ड ढ ण। ट वर्ग। इसके बाद कौन सा वर्ग आता है। ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। ट थ द ध न। ट थ द ध न। ता तरबूज था थर्मस दा दवा धा धनुष नानल। ठीक है। तो ये हो गए 5 व्यंजन। उसके बाद नेक्स्ट आता है पा वर्ग। कौन सा वर्ग आता है नेक्स्ट। पा वर्ग। तो पा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। प फ ब भ म। पा पतंग फा फल बा बकरी भा भट्टी माँ मछली। 5 ही हो गए। उसके बाद 25 तो ये हो गए टोटल। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या फिर ये चारों आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। इनमें से 3 कोई दे दिए जाएंगे, एक कोई अलग दे दिया जाएगा। फिर इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है या कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले आपको इनकी संख्या पता होनी चाहिए। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। 4। कौन कौन से होते हैं। य र ला वा। यायक रारथ लालट्टू वा वकील। ठीक है। नेक्स्ट, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। सा सलगम सा षटकोण सा सपेरा हा हल। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है। 4 होती है। ठीक है। अब 25 तो हमारे ये 5 वर्गों के व्यंजन हो गए। 4 हमारे ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। 4 जो है ये ऊष्म व्यंजन हो गए। इन सबका जब टोटल किया तो ये 33 हो गया। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई। 33। अगर कोई आपसे पूछता है व्यंजनों की संख्या क्या है, हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन है, तो मतलब हिंदी में 33 व्यंजन है। ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या करेंगे ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी अभी। अब हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो कंठ सबसे पहले पढ़ेंगे कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क वर्ग के अंतर्गत मैं आपको बता देती हूँ। क वर्ग के अंतर्गत आने वाले पांचों व्यंजन कंठ व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये। क ख ग घ ण। 5 तो ये हो गए। और उसके बाद तो ये तो आप याद कर सकते हैं कि क वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन जो है वो कंठ व्यंजन कहलाते हैं। 5 तो ये हो गए, लेकिन इसमें जो हाहल होता है वो भी कंठ व्यंजन कहलाता है। तो ये आपको इसमें एडिशनल में याद करना पड़ेगा कि जो क ख ग घ अड़ा के अलावा भी वर्णमाला में हाहल होता है वो कंठ व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तालव्य व्यंजन। कौन सा व्यंजन। तालव्य व्यंजन। तो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत कौन से आते हैं। जो चा वर्ग होता है, चा वर्ग के पांचों अक्षर जो होते हैं वो तालव्य के अंतर्गत आते हैं। ये तो आपको याद करना ही करना है कि चा वर्ग के अंतर्गत आने वाले पांचों व्यंजन जो होते हैं वो तालव्य व्यंजन होते हैं। उसके अलावा कौन कौन से और 2 व्यंजन ऐसे हैं जो तालव्य के अंतर्गत आते हैं। यायक और सासलगम। कौन कौन से। यायक और सासलगम। तो तालव्य व्यंजन कौन कौन से हो गए। च छ ज झ अण यायक और सासलगम। ठीक है। च वर्ग के पांचों अक्षर हो गए ये यहाँ पे, और उसके अलावा ये 2 और हो गए। तो टोटल तालव्य के अंतर्गत कितने व्यंजन आ गए। 7 व्यंजन। नेक्स्ट तीसरा पढ़ेंगे हम मूर्धन्य व्यंजन। कौन सा व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत क्या आता है। ट वर्ग के
सारे व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। टा वर्ग के सारे व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा डमरू, ढा ढक्कन, ड़ा खाली। ठीक है। और इसके अलावा दो और कौन से व्यंजन है जो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? रारथ और सासलगम। ये आगे वाले 5 तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि कंठ व्यंजन के अंतर्गत कौन से का वर्ग के सारे व्यंजन आते हैं, 5 आप याद कर लेंगे। लेकिन इसमें लास्ट में फिर आपको हाहल भी याद होना चाहिए कि एक और ऐसा व्यंजन है जो कंठ के अंतर्गत आता है, हाहल। ठीक है। तालु के अंतर्गत मतलब कि तालव्य के अंतर्गत चा वर्ग के सारे जितने भी व्यंजन होते हैं वो चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तालव्य व्यंजन के अंतर्गत। लेकिन दो और ऐसे हैं जो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? यायग और सासलगम। यायग और सासलगम किसके अंतर्गत आते हैं? तालु के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा डमरू, ढा ढक्कन, अड़ा खाली। मतलब कि टा वर्ग के जितने भी व्यंजन है वो सारे तो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते ही हैं। उसके अलावा दो और ऐसे कौन से व्यंजन है जो मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं? रारथ और सासठ कोण। रारथ और सासठ कोण। ठीक है। रारथ और देखिए रारथ और सासठ कोण। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दंत व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? दंत व्यंजन। तो ता वर्ग के अंतर्गत जितने भी व्यंजन आते हैं वो सारे मूर्धन्य व्यंजन, सॉरी दंत व्यंजन। दंत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ता वर्ग के अंतर्गत जितने भी व्यंजन आते हैं वो सारे दंत व्यंजन होते हैं। ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो है वो लालट्टू और सासलगम जो हैं ये भी दंत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग के व्यंजन हो गए 5। ता, था, दा, धा और ना, ये यहाँ तक तो आपके जो हो गए, ये आपका ये ता वर्ग दिया है, इसके इसके सारे व्यंजन हो गए। ठीक है। और उसके अलावा ये लालट्टू और ये सासापेरा, ये 2 व्यंजन और हैं जो कि दंत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कौन कौन से व्यंजन है। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं। ध्यान उसके अलावा ध्यान रखें, ना, ला, सा ये संस्कृत भाषा में वत्स व्यंजन थे। नानल, लालट्टू और सासापेरा ये संस्कृत भाषा में वत्स के व्यंजन थे। हिंदी भाषा में आकर दंत हो गए। मतलब ये है कि ना, ला और सा जो है ना, ये संस्कृत भाषा में वत्स व्यंजन थे, लेकिन जब ये हिंदी भाषा में आए तो हिंदी भाषा में आने के बाद ये दंत व्यंजन हो गए। ठीक है। परीक्षा में इन ध्वनियों को पूछे तो विकल्प में अगर मान के चलिए ना, नल, लालट्टू या सा सपेरा में से कोई भी व्यंजन अगर एग्जाम में पूछा जाता है, तो अगर आपको ऑप्शन में वत्स व दंत दोनों दिए हुए हैं तो सबसे पहले आपको उसमें जो टिक करना है वो क्या? वत्स ही करना है। अगर आपको ऑप्शन में वत्स नहीं दिया हुआ है तो ही आपको दंत सेलेक्ट करना है। ठीक है। क्योंकि वत्स जो है वो ज़्यादा सही है। तो क्या रिवीजन करते हैं हम एक बार। नानल, लालट्टू व सासापेरा ये जो हैं ये संस्कृत भाषा के वत्स व्यंजन थे। हिंदी भाषा में आकर ये दंत हो गए। परीक्षा में इन ध्वनियों को अगर पूछा जाता है तो विकल्प में अगर आपको वत्स मिलता है व दंत मिलता है तो सबसे पहले अगर आपको इसमें कुछ टिक करना है तो वो वत्स टिक करना है। ठीक है। क्योंकि ये सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सही है। ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं ओष्ठ व्यंजन पे। ओष्ठ व्यंजन मैंने आपको बताया था। कंठ क्या होता है, तालु, मूर्धा, दंत ये क्या होता है, ये ऊपर जो पिक्चर दे रखी है मैं उस पिक्चर से आपको समझाऊंगी। तो 5वां आप ये देखिए, ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों को बोलने के लिए हमें ओठ का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब ओठ का प्रयोग अगर मान के चलो किसी का ओठ कट जाता है या मान के चलिए किसी फिजिकल इशू की वजह से ओठ नहीं है किसी के, तो पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भावट्टी, माँ मछली क्या वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। इसीलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? नासिक के व्यंजन वो होते हैं जिन व्यंजनों को बोलने के लिए हमें नासिका की जरूरत पड़ती है, वो नासिक के व्यंजन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं। हाँ, ये यहाँ पे ये पिक्चर दे रखी है तो इस पिक्चर से हम समझेंगे मूर्धा क्या होता है। ठीक है। अब सबसे नीचे आप देखिए, सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे है ये हमारी श्वास नली। ठीक है। उसके बाद है ये स्वर तंत्र। ठीक। फिर है ये जीभ। फिर ये है होठ, ये होठ है। फिर दांत है। दांत से ऊपर का जो ये हिस्सा है, ये जो एरो बना हुआ है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा वत्स कहलाता है। ठीक है। उसके बाद ये हमारा ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा जो होता है ये हमारा कठोर तालु है। क्या है ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ना ये कठोर तालु है। जो तालव्य बोलते हैं ना हम, ये वही है ना, ये मूर्धा। फिर ये तो हो गया कठोर तालु, और ये वाला जो हिस्सा हो गया ये जो हो गया ये कोमल तालु यानी कोमल तालव्य हो गया। ठीक है। ये हो गया आपका संघर्षी सांकल्य। अब हम आते हैं नीचे। ठीक है।
अब इन तीनों को बोलने के लिए बताया गया है कि ये जो तीनों दिए हुए हैं यहाँ पे, इनको कैसे कैसे बोला जाता है, या ये जो व्यंजन है ये कौन कौन से हैं। तो जो ये पहला वाला ड़ा दे रखा है, ये कंठ प्लस नासिक है। मतलब इसको बोलने के लिए आपको अपना कंठ और नाक दोनों का प्रयोग करना पड़ता है, तभी आप ये अणा बोल सकते हैं। ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला जो अणा दे रखा है, जिसको अया बोलते हैं, ये इसको बोलने के लिए जब आप अया, वैसे तो इसको बच्चे ज़्यादातर जो ये तीनों हैं इनको अणा ही बोल देते हैं, लेकिन ये अणा नहीं होते हैं। एक होता है इसमें अणा, एक होता है इसमें अंगा, एक होता है इसमें अया। ठीक है। तो सेकंड वाले को बोलने के लिए तालु प्लस नासिक्य, क्या तालु प्लस मतलब तालव्य प्लस नासिक्य, मतलब कि तालु और नाक दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम आते हैं लास्ट वाले अणा पे। ठीक है। तो इसको बोलने के लिए हमें मूर्धा और नासिक्य, मतलब कि मूर्धा, इसमें हमें मूर्धा का प्रयोग करना पड़ता है। तो मतलब नासिक का प्रयोग तो तीनों में ही होगा, लेकिन पहले को बोलने के लिए कंठ का, दूसरे को बोलने के लिए तालु का, और तीसरे को बोलने के लिए मूर्धा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं नानल पे। जब हम नानल पे आते हैं तो ना को बोलने के लिए हमें क्या क्या यूज करना पड़ता है। ना को बोलने के लिए हमें दंत प्लस नासिक के, मतलब दांत, ना जब हम बोल रहे हैं तो वहाँ पे हमारा दांत का भी यूज हो रहा है और हमारा नाक का भी यूज हो रहा है। ठीक है। अब हम आते हैं माँ पे। तो माँ को बोलने के लिए हमें ओष्ठ प्लस, माँ को बोलने के लिए हम ओठ प्लस नासिक दोनों का यूज करते हैं। ठीक है। इन वर्णों द्विस्थानीय वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को द्विस्थानीय वर्ण कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 5 होती है। हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है? हिंदी में जो है वो इनकी संख्या 5 होती है। ठीक है। अब हम आते हैं 7 नंबर पे। दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन जिसको बोलने के लिए दांत प्लस ओठ दोनों का ही प्रयोग किया जाए, वो दंतोष्ठ व्यंजन कहलाता है। तो कौन सा है दंतोष्ठ व्यंजन? जो वा वकील है वो दंतोष्ठ व्यंजन कहलाता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्राणत्व। ये इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। वैसे तो ये यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है। अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो अल्प प्राण की क्या परिभाषा होती है? अल्प प्राण की परिभाषा होती है, प्राण का अर्थ वायु, इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। प्राण का अर्थ वायु, इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा या, र, ला, व अंतस्थ वर्ण है। इक्वल 19 व्यंजन। मतलब कि जो अल्प प्राण है वो कितने हैं? वो 19 व्यंजन है अल्प प्राण। ठीक है। कैसे? हमने कितने वर्ग पढ़े हैं अभी तक? हमने पढ़े हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, हमने पढ़े हैं ये 5 वर्ग। ठीक है। कितने वर्ग पढ़े हैं ये हमने? 5 वर्ग। का, चा, टा, ता, पा। ठीक है। 5 पढ़े हैं हमने। तो इस ये क्या कहना चाह रहा है? ये यही कहना चाह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे ये दिया है ना, का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, अड़ा, ये कौन से वर्ग का है? का वर्ग का है। तो इनका मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड अल्प प्राण कहलाता है। तो मतलब कि का कबूतर, गा गमला और अणा खाली, ये जो तीनों है ना, ये क्या है? ये अल्प प्राण है ना? क्या है ये? अल्प प्राण है। ठीक है। ये आपको एक दूसरे से जोड़ जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये सब चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है। कि वर्ग क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अगर अल्प प्राण है तो कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, ये सारी चीजें आपको एक दूसरे से कनेक्ट करके ही पढ़नी पड़ेंगी। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो होता है वो अल्प प्राण होता है। लाला तथा या, रा, ला, वा अंतस्थ वर्ड है। तो ये कितने होते हैं? अल्प प्राण जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो 19 व्यंजन होते हैं। ठीक है। अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है? अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है? 19 है। प्लस अनुस्वार प्लस स्वर, 19 व्यंजन हो गए ये, प्लस अनुस्वार प्लस स्वर कितने हैं? 11। अनुस्वार कितने हैं? 1। टोटल करने पे कितना हुआ? 31। तो मतलब कि अल्प प्राण जो व्यंजन है वो कितने हैं? अल्प प्राण मतलब कि जो वो हैं अक्षर हैं वो कितने हैं? वो 31 हैं कुल। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे महाप्राण। क्या पढ़ेंगे अब हम? महाप्राण। तो महाप्राण की परिभाषा क्या है? महाप्राण की परिभाषा है, इनके उच्चारण में फेफड़े से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण तथा सासलगम, सासटकोण, सासपेरा, हाहल यानी कि ऊष्म वर्ण, क्या ऊष्म वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। कितनी संख्या है इनकी? 14। ठीक है। अब महाप्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है? 14 तो व्यंजन हो गए, प्लस एक विसर्ग। जो विसर्ग होता है ना वो क्या होता है? वो महाप्राण होता है। और जो अनुस्वार होता है वो क्या होता है? वो अल्प प्राण होता है। अनुस्वार और विसर्ग को और क्या कहते हैं? ये मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ कि अनुस्वार और विसर्ग जो है उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये लोग आप मुझे बताएंगे कि इन्हें क्या कहते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों पे। ठीक है।
अल्पप्राण महाप्राण ध्वनियों पे हम आ जाते हैं। तो अल्पप्राण की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण कहलाता है। तो ये वर्ग आ गया। हमने का वर्ग का पहला क्या होता है? खुद का होता है। फिर तीसरा क्या होता है? का, खा, ग तीसरा हो गया। उसके बाद अणा कौन सा हो गया? पांचवा हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चा वर्ग पे आ जाते हैं हम। तो चा पहला हो गया, जा तीसरा हो गया, अणा पांचवा हो गया। टा वर्ग पे आते हैं। टा पहला हो गया, डा जो है वो तीसरा हो गया, अणा जो है वो पांचवा हो गया। ता वर्ग पे आते हैं। ता पहला है, दा तीसरा है, वरना पांचवा है। पा वर्ग पे आते हैं। पा पहला है, बा जो है वो तीसरा है, एवं जो माँ मछली है वो पांचवा है। तो ये क्या हो गए? ये अल्प प्राण ध्वनियां हो गई। और अल्प प्राण में हमने वर्गों के अलावा और क्या बताया था? वर्गों के अलावा हमने अंतस्थ वर्ण और बताए थे। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं बताइए? या, रा, ला, वा क्या होते हैं? अंतस्थ वर्ण होते हैं। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार कितने हैं? एक है। ठीक है। और स्वर कितने हैं? वो 11 हैं। टोटल ध्वनियां अल्प प्राण कितनी हो गई? 31। अब आ जाते हैं महाप्राण पे। महाप्राण की डेफिनेशन क्या बताई थी? प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा। महाप्राण में क्या बताया था हमने? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ड होता है वो महाप्राण कहलाता है। तो बताओ भैया, पहला वर्ग होता है का वर्ग। का वर्ग का दूसरा और चौथा कौन सा हो गया? का, खा। खा दूसरा हो गया। उसके बाद गा तीसरा हो गया। उसके बाद घा चौथा हो गया। तो मतलब खा से खरगोश और घा से घड़ी जो है ये महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। सेम ऐसे ही चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में, पा वर्ग में चारों के जो दूसरे और चौथे जो वर्ड है ना वो हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ऊष्म वर्ण होते हैं, ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? सा सलगम, सा षटकोण, सा सपेरा, हा हल, ये हमारे ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। सॉरी। और जो विसर्ग है प्लस कुल ध्वनिया, तो ऊष्म वर्ण प्लस विसर्ग मिला के टोटल कितनी ध्वनिया हो गई? 15। तो कोई अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि महाप्राण के अंतर्गत कितनी ध्वनिया आती हैं? 15 ध्वनिया आती हैं। और अल्प प्राण के अंतर्गत कितनी ध्वनिया आती हैं? कुल कितनी ध्वनिया आती हैं? तो कितनी आती हैं? 31 ध्वनिया आती हैं। ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे अघोष और सघोष क्या होता है। क्या पढ़ेंगे अब हम? अघोष और सघोष क्या होता है। ठीक है। तो अघोष क्या होता है? अघोष होता है आपका इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। जो अघोष ध्वनियां होती है ना, इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ड तथा सा सलगम, सा षटकोण व सा सपेरा जो है वो अघोष कहलाते हैं। क्या अघोष? अघोष क्या कहलाते हैं? दोबारा पढ़ेंगे। इन ध्वनियों के उच्चारण में, मतलब कि अघोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड तथा सा सलगम, सा षटकोण व सा सपेरा अघोष कहलाते हैं। क्या? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है? वह अघोष कहलाता है। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड तो अघोष कहलाता ही है। उसके अलावा सा सलगम, सा षटकोण व जो सा सपेरा, ये तीनों जो ध्वनियां हैं ये भी अघोष कहलाती हैं। अघोष ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो अघोष ध्वनियों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? वो 13 है। ठीक है। ये आप लोग मुझे काउंट करके बताएंगे एक एक करके। आप सारे वर्गों के पहले और दूसरे, सारे वर्गों के अगर आप वर्ग कितने हैं मैं आपको बताती हूँ। वर्ग कितने हैं? 5 है। प्रत्येक वर्ग के 2 अक्षर, पहला और दूसरा, तो कितने हो गए? प्रत्येक वर्ग के 2 अक्षर और टोटल वर्ग है 5। तो 5 × 2 अगर आप करोगे तो कितने हो गए? 10। ठीक है। और 10 तो यही हो गए। फिर उसके बाद सा सलगम, सा षटकोण और सा सपेरा, इन तीनों को अगर आपने ऐड कर दिया तो टोटल कितने हो गए? 13। तो अघोष ध्वनियों की जो कुल संख्या है वो कितनी हो गई? 13। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, घोष व अघोष। घोष व सघोष, सॉरी, अघोष नहीं है, घोष व सघोष है। इन दोनों का एक ही मतलब होता है। परिभाषा, सघोष की परिभाषा पढ़िए भाई। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा जो वर्ड होता है वो घोष या सघोष कहलाता है। तथा या, र, ला, व, या, र, ला, व हा हल प्लस छोटी अंग व बड़ी अंग एवं सभी स्वर सघोष कहलाते हैं। घोष या सघोष ध्वनियों की संख्या 20 व्यंजन प्लस अनुस्वार प्लस विसर्ग प्लस 11 स्वर बराबर कुल ध्वनियां जो है वो 33 है। कैसे कैसे हैं एक बार दोबारा गिन लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ड, तो मान वर्ग कितने हैं? 5। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब एक वर्ग से 3 3। तो 5 × 3 कितने हो गए? 15 हो गए। कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है। उसके बाद एक सेकंड, घोष सघोष ध्वनियों की संख्या 20 × 11 उसको पता है। हाँ ठीक है।
तो ये आपका प्लस विसर्ग प्लस स्वर बराबर कुल ध्वनियाँ कितनी हो गई? कुल ध्वनियाँ हो गई 33। मतलब ये है कि जो अघोष की कुल ध्वनियाँ हैं वो कितनी है? 13 सॉरी, और घोष या अघोष की जो कुल ध्वनियाँ हैं वो कितनी है? 33। ठीक है, ठीक है। तो घोष और सघोष याद रहेगा। घोष और सघोष जो है वो याद करने वाली चीज़ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अघोष व्यंजन एवं सघोष व्यंजन। ठीक है, तो अघोष व्यंजन की डेफिनेशन क्या थी? प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा अक्षर। तो जितने भी वर्ग हैं उन सबके पहले और दूसरे अक्षर गिन के आओ जरा एक बार, कितने हुए? 10 हो गए, 10 हो गए। फिर उसके बाद सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन कितने हुए? 10, हाँ ठीक है। उसके बाद सघोष व्यंजन गिन के आओ एक बार। कुल ध्वनियाँ बराबर 20, कुल ध्वनियाँ बराबर 20। अनुस्वार प्लस विसर्ग, अनुस्वार प्लस विसर्ग प्लस सभी स्वर, कुल ध्वनियों की संख्या बराबर 33। कुल ध्वनियों की संख्या बराबर कितनी है? 33। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रत्यय के आधार पर 8 भागों में, प्रत्यय के आधार पर 8 भागों में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन जो है वो 5 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतः स्पर्श करते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो हमारा मुखांग है वो पूर्णतः स्पर्श करता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जो स्पर्श व्यंजन है ये 25 है। कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन जो है वो 25 है। कैसे कैसे? का, खा, गा, घा, अणा। का वर्ग के अंतर्गत आ गए। ये क्या उच्चारण क्या हो गया? कंठ, मतलब गले से उच्चारण होगा इसका। वर्ड का नाम क्या है? कंठ। घचड़, घचड़। तो एक सेकेंड, का वर्ग के अंतर्गत हमारे ये 5 हो गए और उच्चारण इसका जो है वो कंठ से होगा, और जो वर्ड का नाम है इसका वो क्या है? कंठ। नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो आएगा चा वर्ग। तो चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से अल्फाबेट्स मतलब कौन कौन से व्यंजन आते हैं? चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, णा। चा, छा, जा, झा, णा। तालु की छत का पिछला भाग, जो तालु होता है ना उसकी छत का जो पिछला भाग है ना वो इसके अंतर्गत आता है। एवं ये कौन वर्ड का, इसका नाम क्या है? इस वर्ड का नाम है तालव्य। क्या नाम है इस वर्ड का? तालव्य। अब इसके बाद हम आ जाते हैं टा वर्ग के अंतर्गत। टा वर्ग के अंतर्गत जो है वो कौन से आते हैं? तो टा वर्ग में आता है टा टमाटर, ठा टटेरा, डडमरू, ढाढक्कन, अणाखाली। 5 तो यही हो गए। उसके अलावा मूर्धा, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, मुंह की भीतर की जो छत होती है ना उसका अगला भाग। ठीक है, और वर्ण नामक यानी कूटन्य, वर्ड का नाम क्या है? टा वर्ग के अंतर्गत जो वर्ड है उसका नाम क्या है? मूर्धन्य। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ता वर्ग पे। तो ता वर्ग में क्या क्या दिया है? ता तरबूज, था थर्मस, ता दवा, धा धनुष, नानल। ठीक है, नानल। इसके बाद ता वर्ग के अंतर्गत आ जाता है दांत ऊपरी दांतों के निकट से। क्या आ जाता है? दांत ऊपरी दांतों के निकट से। कौन सा है ये वर्ड? दंत वर्ण है ये। ठीक है, अब हम इसके बाद आ जाते हैं पा वर्ग पे। इसके बाद हम आ जाते हैं पा वर्ग पे। तो पा वर्ग के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से वर्ण आते हैं? पा पतंग, फाफल, बाबकरी, भावट्टी, माँ मछली। ठीक है, उसके इसका उच्चारण कैसे होता है? ओष्ठ के द्वारा, दोनों ओठों के द्वारा, दोनों ओठों के द्वारा इसका उच्चारण होता है। ठीक है, इसके वर्ड का नाम क्या है? ओष्ठ है इसके वर्ड का नाम। क्या नाम है इसके वर्ड का? ओष्ठ नाम है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पर्श संघर्षी। क्या पढ़ेंगे? स्पर्श संघर्षी। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांगों द्वारा स्पर्श भी हो तथा हवा को बाहर निकलने में अंतर का सामना करना पड़े, उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जो निम्नलिखित है। चा, छा, जा, झा। चा, छा, जा, झा। अब हम इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? अंतस्थ। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुखा आंशिक स्पर्श करते हैं, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुखा आंशिक स्पर्श करते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो या, रा, ला, वा जो है वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अर्धस्वर। क्या पढ़ेंगे? अर्धस्वर। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख ना के बराबर स्पर्श करते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख
ना के बराबर स्पर्श करते हैं उन्हें अर्धस्वर कहते हैं, जो कि निम्न है या वा, या वा। या और वा जो है वो ऐसे मतलब वो हैं अक्षर जो जिनका उच्चारण करते समय मुखा ना के बराबर स्पर्श करते हैं, मतलब मुख से जो है वो ना के बराबर स्पर्श होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट लुंठित पे। लुंठित, रा का उच्चारण करते समय जीवा ऊपर की ओर मुड़ जाती है। रा रथ का उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, अतः ऐसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। अतः ऐसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रकंपित, र का उच्चारण करते समय जीवा में कंपन होता है। जब हम रा रथ का उच्चारण करते हैं ना तो उस टाइम पे जो हमारी जीवा है ना उसमें कंपन होता है। क्या होता है? उसमें कंपन होता है। अतः इसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। अतः इसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। अतः इस ध्वनि को लुंठित एवं प्रकंपित विधि के रूप में जाना जाता है। इस ध्वनि को लुंठित एवं प्रकंशित ध्वनि के रूप में जाना जाता है। पार्श्विक, पार्श्विक क्या है? जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय, पार्श्विक क्या है? जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय जीवा दोनों पार्श्व भागों से बाहर निकलती है। जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा जीवा एवं दोनों पार्श्व बगल से बाहर निकलती है, पार्थिक व्यंजन ध्वनि कहते हैं। उसे पार्श्विक व्यंजन ध्वनि कहते हैं। जिसे जो अभी क्या कहा जाता है? जो अभी लालट्टू है। जो अभी क्या है? जो अभी लालट्टू है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऊष्म, ईष्तः व स्पष्ट। क्या? उष्ण, स्पष्टता एवं स्पष्ट, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा घर्षण के कारण ऊष्म होकर बाहर निकलती है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा घर्षण के कारण ऊष्म होकर बाहर निकलती है तथा ना के बराबर स्पर्श करती है, उसे ऊष्म तथा ईसत स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। उसे ऊष्म तथा ईसत स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित चार हैं। कौन से हैं निम्नलिखित चार? ससलगम, सषटकोण, ससपेरा, हाहल। सषटकोण, ससलगम, ससपेरा, हाहल। संघर्षी व कंकल्य व अलिजिहनीय व अल्जीनिय। अब इसमें हम देखेंगे कहाँ पे कौन सी जगह पाई जाती है। तो इसमें जो सबसे यहाँ पे टॉप पे दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये तालु है। और ये क्या है? ये क्या है? फिर उसके बाद सा पे आते हैं हम। उसके बाद क्या है? वत्स व दांत। ये क्या है? ये वत्स है व दांत है। और ये क्या है? ये तुला है। ये क्या है? ये तुला है। और उसके बाद ये क्या है? ये जो है ये मूर्धा। क्या है? मूर्धा। अब प्रयत्न किसे कहते हैं? क्या? प्रयत्न किसे कहते हैं? ध्वनि के उच्चारण में मुखांगों द्वारा किया गया प्रयास प्रयत्न कहलाता है। ध्वनि के उच्चारण में मुखांगों के द्वारा किया गया जो प्रयास होता है वो प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न के दो भेद हैं। प्रयत्न के दो भेद हैं। प्रयत्न के कौन कौन से भेद हैं? पहला आभ्यंतर प्रयंत, दूसरा बाह्य प्रयंत। पहला आभ्यंतर प्रयंत, दूसरा बाह्य प्रयंत। ठीक है, वर्ण के उच्चारण के आरंभ में मुखांगों का प्रयास ही आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत क्या डेफिनेशन है? वर्ण के उच्चारण के आरंभ में मुखांगों के प्रयास ही आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में कहता है वर्णों के उच्चारण के समय बाद का प्रवासी ही बाह्य प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न वर्ण के उच्चारण के साथ ही बाद का प्रयास ही बाह्य प्रयत्न कहलाता है। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं विवृत। विवृत, द्विविवृत, स्पष्ट व ईषत। विवृत, द्विविवृत, स्पष्ट व ईषत। विवृत का मतलब होता है क्या? खुलना, स्वर आ ध्वनिया। ठीक है, द्विविवृत का क्या मतलब होता है? थोड़ा कम खुले। द्विविवृत का क्या मतलब होता है? कि जो मुख है वो थोड़ा कम खुले, यानी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, र, ला, व। नेक्स्ट स्पर्श व्यंजन का वर्ग के व पा वर्ग तक। का वर्ग से पा वर्ग तक जो स्पष्ट व्यंजन है वो कितने हैं? का वर्ग से लेके पा वर्ग तक के 25 व्यंजन है। ईषत या स्पष्ट ऊष्म। ईषत या स्पष्ट ऊष्म कौन कौन से? ईषत या स्पष्ट ऊष्म। तो ससलगम, सषटकोण, ससपेरा व हाहल। क्या? ससलगम, सषटकोण, ससपेरा एवं हाहल। अर्धस्वर, अर्धस्वर क्या है? अर्धस्वर में क्या है? यायक व वावकील। पार्श्विक में क्या है? पार्श्विक में है तुम्हारा लालट्टू। और लुंठित या प्रकंपित में आपका कौन सा है? लुंठित या प्रकंपित में क्या है? रा से रथ। अनुनासिक कौन कौन से होते हैं? अनुनासिक अणा, अंगा, अया, नानल, मामल। ठीक, नानल, मामछली। नोट,
कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सभी स्वर, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सभी स्वर कौन कौन से हैं? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सभी स्वर नाद गूंज के आधार पर, नाद या गूंज के आधार पर। घोष प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय, घोष प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा अल्फाबेट, अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा व पांचवा, अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा चौथा व पांचवा श्वास के आधार पर। पहला ये क्या था? नाद या गूंज के आधार पर। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे हम? श्वास के आधार पर। महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय व पंचम वर्ड, प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय व पंचम वर्ड। फिर उसके बाद महाप्राण, महाप्राण में क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा अवशेष। महाप्राण क्या है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं उच्छिप्त ताड़नजात विकसित द्विगुण, उच्छिप्त ताड़नजात विकसित द्विगुण। वैसे ये जो है ना, ये जो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं इनको जल्दी जल्दी करा देती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको फुल डिस्क्राइब करूंगी। ओके, तो उच्छिप्त ताड़नजात विकसित एवं द्विगुण, तो ये जो दोनों अड़ा है ना, इनका उच्चारण करते समय जीवा ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है, अतः इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। किसको? इन दोनों अड़ाओं को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि जो हमारी जीभ है वो एकदम जल्दी से ऊपर जाके फिर नीचे आती है जब हम इन दोनों को बोलते हैं। ठीक है, अब उत विकसित व्यंजन डा ढा का विकास कर बने हैं, विकसित व्यंजन डा और ढा का विकास कर बने हैं, अतः डा ढा को विकसित व्यंजन कहते हैं, अतः ड़ा व ढा को विकसित व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन क्या है? दोनों ही अणा का प्रयोग निम्नलिखित दो रूपों में होता है, नुक्ता रहित यानी शब्दारंभ में जैसे ढाल, डमरू, ढक्कन, डाली आदि, और नुक्ता सहित शब्द के मध्य एवं अंत में जैसे सड़क, लड़का, पढ़ा, पढ़ाई, लड़ाई आदि। समझ रहे हैं? ये जो है ये द्विगुण व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन जो है ये पूछे जाते हैं कि उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं बताइए। तो आप क्या बताएंगे कि ये जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, डा डमरू और ढड़क्कन के नीचे अगर नुक्ता लगा हुआ है तो वो तुम्हारे उच्छित व्यंजन है। ठीक है, और विकसित व्यंजन कौन से होते हैं? यही दोनों विकसित व्यंजन होते हैं। क्यों? क्योंकि डा डमरू और ढड़क्कन के नीचे नुक्ता लगा के ही तो इनका विकास किया जाता है, इसलिए इनको विकसित व्यंजन भी कहते हैं। अब द्विगुण व्यंजन क्या होता है? जो द्विगुण व्यंजन जो होते हैं ये दो रूपों में होते हैं। पहला होता है नुक्ता रहित, मतलब कि अगर डा डमरू पे से आपने नुक्ता हटा दिया, नुक्ता कहते हैं ये जो नीचे इनके बिंदी लगी होती है ना छोटी सी, इसको नुक्ता कहते हैं। जैसे ढाल, डमरू, ढक्कन, इन पे आपकी बिंदी नहीं लगी है, मतलब नुक्ता नहीं लगा है, तो ये नुक्ता रहित हो गया। दूसरा हो गया नुक्ता सहित, जिनके नीचे ये बिंदी लगी है, मतलब जो सड़क है, सड़क के नीचे डा के नीचे जो है ये बिंदी लगी है, तो ये जो हो गया ये द्विगुण व्यंजन नुक्ता सहित हो गया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इतना डिटेल में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, वायु के नासिका से निकलने के आधार पर, वायु के एक सेकंड इसको पढ़ लेते हैं। ऊष्म ऊष्म, ईषत व स्पष्ट, ऊष्म, ईषत व स्पष्ट वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा घर्षण के कारण ऊष्म होकर बाहर निकलती है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा घर्षण के कारण ऊष्म होकर बाहर निकलती है तथा ना के बराबर स्पर्श करती है, उन्हें ऊष्म तथा ईषत व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्म तथा ईषत या स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित चार हैं। कौन कौन से चार हैं ये? सा सलगम, सा षटकोण, सा सपेरा, हा हल, सा सलगम, सा षटकोण, सा सपेरा व हा हल। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रयत्न किसे कहते हैं? ध्वनि के उच्चारण में मुखांगों द्वारा किया गया प्रयास प्रयत्न कहलाता है। ध्वनि के उच्चारण में मुखांगों द्वारा किया गया प्रयास प्रयत्न कहलाता है। ठीक है, प्रयत्न के दो भेद होते हैं। प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? प्रयत्न के दो भेद होते हैं। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न, एक होता है बाह्य प्रयत्न। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न, एक होता है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, वर्ड के उच्चारण के प्रारंभ में मुखांगों का प्रयास ही आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। वर्ड के उच्चारण के आरंभ में मुखांगों का प्रयास ही आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। ठीक है,
दूसरा, बाह्य प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण के साथ बाद का प्रयास ही बाह्य प्रयत्न कहलाता है। वर्णों के उच्चारण के साथ बाद का प्रयास ही बाह्य प्रयत्न कहलाता है। विवृत खुलना, विवृत खुलना, स्वर आ ध्वनियाँ, स्वर आ ध्वनियाँ। द्विविवृत थोड़ा कम खुलना, यानी अंतस्थ, या रा ला वा। स्पष्ट या स्पर्श, का वर्ग से पा वर्ग तक, क्या, का वर्ग से पा वर्ग तक। ईशत, स्पष्ट या ऊष्म। सासलगम, सासठकोण, सासपेरा, हाहल। अर्ध स्वर कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। ये तीनों जो मैं पढ़ रही हूँ, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अर्ध स्वर कौन से होते हैं? या यज्ञ व वावकील, या यज्ञ व वावकील जो होते हैं वो अर्ध स्वर कहे जाते हैं। पार्श्विक किसे कहा जाता है? तो जो लालट्टू होता है उसे पार्श्विक कहा जाता है, ठीक है। और आपका लुंठित या प्रकंपित किसे कहा जाता है? तो रारथ जो होता है वो लुंठित या प्रकंपित होता है, ठीक है। रारथ क्या होता है? जो लुंठित एवं प्रकंपित कहा जाता है। अब अनुनासिक, अनुनासिक आपकी जो ध्वनियाँ होती हैं ये 5 होती हैं। कौन सी हैं? ये दोनों तीनों अड़ा और नानल व मामच, नानल व मामच्छी, ठीक है। अब कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सभी स्वर, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सभी स्वर कौन कौन से हैं? नाद गूंज के आधार पर घोष प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ग, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ग। घोष कितने होते हैं? 12। अघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा। अघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा, ठीक है। अब श्वास के आधार पर, सेकंड है इसमें श्वास के आधार पर। तो श्वास के आधार पर क्या है? अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड। महाप्राण जो है वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ड। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 24 होती है, ठीक है। ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ, ये मैंने अभी आपको पढ़ाई दिया है। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं वायु के नासिका से निकलने के आधार पर, वायु के नासिका से निकलने के आधार पर। नासिक व निरनुनासिक व्यंजन, नासिक एवं निरनुनासिक व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से भी बाहर निकलती है उन्हें नासिक ध्वनियाँ कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से भी बाहर निकलती है उन्हें नासिक ध्वनियाँ कहते हैं। निरनुनासिक मौखिक, निरनुनासिक एवं मौखिक क्या है? जिनके उच्चारण में नासिका मार्ग बंद रहता है और वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती है उन्हें निरनुनासिक कहते हैं, ठीक है। नासिक ध्वनियाँ हिंदी में पंचवर्गीय व्यंजनों के अंतिम 5 व्यंजन। नासिक ध्वनियाँ जो होती हैं वो हिंदी में पंचवर्गीय व्यंजनों के अंतिम 5 व्यंजन, मतलब जो हमारे 5 वर्ग हैं ना हिंदी में, उन 5 वर्गों का जो अंतिम व्यंजन है ना वो नासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं सारी। तो अंतिम ये तीनों अड़ा जो हो गए, अड़ा, अंगा, अया जो है, नानल तथा माँ मछली जो है, ये सब 5 वर्गों के एंड में ही तो आते हैं। का वर्ग हुआ, चा वर्ग हुआ, तो इनके अंत में ही तो ये आते हैं। तो ये आपकी नासिक ध्वनियाँ होती हैं। अनुस्वार, अनुस्वार तथा अनुनासिक। अनुस्वार जो एक बिंदी ऊपर लगी होती है, जो छोटी अंक पे बिंदी लगी होती है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। और जो चंद्र बिंदी लगी होती है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। भी नासिक ध्वनियों के ही उदाहरण है, मतलब अनुस्वार और अनुनासिक जो है वो भी आपके नासिक ध्वनियों के ही उदाहरण है, मतलब वो नासिक ध्वनियों के ही अंतर्गत आते हैं। आगत व्यंजन, का, खा, गा, जा तथा फा विदेशी भाषाओं की ध्वनियाँ हैं। का, खा, गा, जा, फा विदेशी भाषाओं की ध्वनियाँ हैं, मतलब ये आगत व्यंजन है, ठीक है। कौन से व्यंजन है? ये आगत व्यंजन है। हिंदी में नव विकसित व्यंजन, हिंदी में नव विकसित व्यंजन। नए कौन कौन से व्यंजन विकसित हुए हैं? वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। डा, डा, ना, मा, ला हिंदी के संरचनात्मक विकास का परिणाम मणा तथा ढा क्रमशः डा तथा डा से विकसित हुए हैं। हिंदी में डा तथा ढा व्यंजन तो शब्द के आरंभ में व्यंजन गुच्छों में ही बोले जाते हैं। नानल, ललट्टू व माँ मछली अल्प प्राण व्यंजन है। आज इनके महाप्राण रूप नह, मह तथा लह स्वतंत्र व्यंजनों की भांति विकसित हो गए हैं, जो नानल, माँ मछली, ललट्टू के स्थान पर प्रयुक्त होकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि काना में ना लगा हुआ है, कुमार में माँ लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा कान्हा।
कान्हा, ठीक है। कुम्हार, आला, इसमें बीच में अगर ला, आधा ला और हा लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा आला, ठीक है। अब पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग। क्या? संयुक्त व्यंजनों का संयुक्त